रिकॉर्डिंग भी है इसकी। तो हाँ जी, इधर आ रहा है दोनों बच्चों को? यस सर। जी सर आ रहा है। हाँ जी ठीक। हाँ ऊपर रख लो जरा, सेकंड आ जाओ। अच्छा, ये ऑन्कोजेनेसिस का टॉपिक है, यानी कि ऑन्कोजीन की वजह से जो प्रोसेस होता है। कोर्स हमारा एनालिसिस डेवलपमेंट चल रहा है। अच्छा, इसमें देखिए जी, ऑन्कोजेनेसिस का जो सारी बैकग्राउंड है ना, वो ये है कि वायरस की वजह से या कैंसर काजिंग एजेंट्स की वजह से क्या होता है कि जो रेगुलेटरी जीन्स होती है ना, जिन्होंने माइटोसिस मेयोसिस को कंट्रोल करना होता है, सेल डिवीजन को, उन जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो जाए, जिसके नतीजे में सेल डिवीजन अब नॉर्मल हो जाए, उसके नतीजे में कैंसर भी हो सकता है। ऑन्कोवायरसेस को बाज़ दफ़ा कैंसर वायरसेस भी कह दिया जाता है, या ट्यूमर प्रोड्यूसिंग वायरसेस भी कह दिया जाता है। तो ऑन्कोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होना है, उसमें कौन से वायरसेस या केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, और उसके क्या आगे असरात होंगे, वो हमारा टॉपिक है आज का। और ये डेवलपमेंट के हवाले से हम इसलिए देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के दौरान भी ऑन्कोजेनेसिस हो सकती है। तो ऑन्कोजेनेसिस होना, इसमें हम ट्यूमर्स के हवाले से कह रहे हैं कि ट्यूमर्स का इंड्यूस होना, या ऑन्कोजेनेसिस को कार्सिनोजेनेसिस भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि कार्सिनोजन कैंसर काजिंग एजेंट को कहते हैं, उसकी वजह से। या ट्यूमरीजेनेसिस का लफ्ज़ भी आता है, ठीक है। इसमें ट्यूमर से मुराद ये होता है कि वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करने वाले ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और वो बॉडी के कंट्रोल में नहीं आ रहे। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें इसको कंट्रोल कर सकती हैं, उसके सेलुलर लेवल पर प्रोसेस देखे जाएंगे, जेनेटिक लेवल पर, एपीजेनेटिक लेवल पर जो ओवरलैपिंग चेंजेस होती हैं, ये हम पढ़ते हैं आगे। और एबनॉर्मल सेल डिवीजन भी। ये जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन है, ये उर्फ आम में हम देख रहे होते हैं, जिसको हम अनकंट्रोल्ड माइटोसिस भी कह रहे हैं। ऑन्कोजीन क्या है? असल में जीन है जो किसी भी नॉर्मल जीन के अपस्ट्रीम साइड पर मौजूद होती है। आपको पता है, डीएनए आपने पढ़ा छठे सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे उनसे, उस्मान साहब से, कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ठीक है, उसकी सीक्वेंस होती है। अब 5 प्राइम पोजीशन से भी पीछे जो रीजन होता है ना, उसको अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं। और जहाँ जीन खत्म हो रही है, 3 प्राइम साइड है, 3 प्राइम साइड के आगे जो रीजन आएगा ना, उसको डाउनस्ट्रीम रीजन कहते हैं। जो अपस्ट्रीम रीजन होता है ना, वहाँ कुछ जीन होती हैं, उनको कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स होती है ना, ये ऐसी प्रोटीन बनाती हैं जिन्होंने सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करना होता है। मसलन सेल डिवीजन को कंट्रोल करना होता है कि सेल डिवाइड करे या ना करे, कब सेल को साइज में ग्रो करना चाहिए, ये चीज़ें उसने कंट्रोल करनी होती है। ऑन्कोजीन वो जीन होती है जो असल में रेगुलेटरी जीन ही थी, लेकिन उसके अंदर वायरस की कोई सीक्वेंस ऐड हो गई है, या वो हमारे सेल के प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स के खिलाफ एक्टिव हो गई है। मसलन हमारा सेल स्पेशलाइज हो चुका है, उसने सेल डिवीजन अब नहीं करनी, लेकिन और उसकी जो रेगुलेटरी जीन है जो सेल डिवीजन को रोक चुकी हुई है, वो जीन स्विच ऑफ है। वायरस की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, या शों की वजह से वो जीन दोबारा एक्टिव हो जाए, तो अब वो ऑन्कोजीन कहलाएगी, अब वो कैंसर की जीन कहलाएगी, क्योंकि अब वो अगर सेल डिवीजन की तरफ ले जाती है सेल को, हालांकि वो स्पेशलाइज हो चुका था, तो वो सीधा सीधा कैंसर होगा। तो ऑन्कोजीन जीन ही है विच हैज द पोटेंशियल टू काज कैंसर। ट्यूमर सेल्स में ह्यूमन हम कहते हैं कि उनके अंदर म्यूटेशन हो गई है, या उनका एक्सप्रेशन लेवल हाई हो गया। एक्सप्रेशन पता ना क्या होता है? डीएनए से आरएनए, और आरएनए से आगे प्रोटीन, प्रोटीन तक जाने का यस प्रोसेस ना एक्सप्रेशन होता है। तो उसमें नॉर्मल सेल्स जो हैं, उनका जो असल प्रोग्राम था इवेंट्स का, कि उन्होंने कब सेल डेथ करनी है और कब सेल डिवीजन करनी है, वो अल्टर हो जाता है, और उसका माल फंक्शन हो जाता है, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोटो ऑन्कोजीन अभी फिलहाल एक नॉर्मल जीन है, जो ऑन्कोजीन बन जाएगी म्यूटेशन की वजह से, एक्सप्रेशन बढ़ जाने की वजह से, वायरस की वजह से, कई वजूहत की वजह से वो ऑन्कोजीन बन सकती है। प्रोटो ऑन्कोजीन असल में समझ लें कि वो एक्चुअल रेगुलेटरी जीन थी जो अभी म्यूटेशन का शिकार नहीं हुई। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, जब वो म्यूटेशन का शिकार हो जाएगी, वो बन जाएगी ऑन्कोजीन, और ऑन्कोजीन आगे कैंसर काज करेगी। ऑन्कोलॉजी
कैंसर की स्टडी को कहते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, तो जी इसका ये ऑन्कोलॉजी वार्ड होता है मुख्तलिफ अस्पतालों में, या जो शौकत खानम अस्पताल बने हुए हैं वो ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल हैं एक्चुअली। अच्छा, जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं इनमें क्या होता है कि जो सेल है वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका होता है या डिफरेंशिएट हो चुका होता है, लेकिन और जीन स्विच ऑफ हो चुकी होती है, लेकिन वो इंड्यूस हो जाती है, दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। तो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट होगा जब ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाए, उसमें आप जरा सूरत हाल देखें। सबसे ऊपर देखें नॉर्मल सेल, उसके लेफ्ट साइड पर बना हुआ है कैंसर काजिंग एजेंट, उसमें देखें क्या क्या, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, वो जो रिंग्स बनी हुई, ठीक है। यस बाहर जो एक गोल सा बना हुआ वो वायरस है, और जो शुआएं हैं खतरनाक रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज वगैरह वो भी हो सकती हैं। ये सारी कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं, इनमें से कोई एक आ जाए, जरूरी नहीं कि ये सारी हैं, कोई एक आ जाए तो वो जो पर्पल कलर की प्रोटो ऑन्कोजीन है वो क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। वो आगे एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन लिखा हुआ, एक्टिवेट होगी, कैंसर सेल बन गया है जिसने तेजी से सेल डिवीजन शुरू कर दिया, उसके लोब्स बन गए हैं, अंदर देखें धागानुमा साख्तें नजर आ रही हैं, माइटोसिस म्योसिस का स्टेज सजने लगा, माइटोसिस का बल्कि। ऑन्कोजीन की काजेज जो भी हमने गिनाई है, जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस जो एनवायरनमेंट की वजह से आए ना, जेनेटिक चेंजेस जो एनवायरनमेंट की वजह से हैं एपिजेनेटिक चेंजेस कहलाती हैं। डीएनए डैमेज, मैंने जो एक्सरेज का जिक्र किया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का जिक्र किया, वो शुआएं जो है डीएनए को डैमेज कर सकती हैं, उसकी वजह से भी ऑन्कोजेनेसिस का प्रोसेस हो सकता है। और इसके अलावा फील्ड डिफेक्ट्स जो है ना, उनका भी रोल हो सकता है, जो हम मतलब जिस मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने उसको रखा हुआ। उसके बाद जीनोमिक इंस्टेबिलिटी हो सकता है, किसी जिंदा जानदार का, इंसान का जीनोम जो है वो इतना स्टेबल ना हो, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। हम पढ़ने लगे इनको। जेनेटिक और एपिजेनेटिक आ गया कि कुछ ऐसी म्यूटेशंस या चेंजेस हैं जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में होती हैं, लेकिन जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं ये जीन्स को इस हद तक बदल देती हैं कि अगर एक्सप्रेस होनी है तो हो सकता है एक्सप्रेस होना बंद हो जाए, अगर नहीं एक्सप्रेस होनी तो हो सकता है एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए। एक और चीज आ गई एनयूप्लॉइडी, जो सिंड्रोम नहीं पढ़ा थे, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, उसमें जो रेगुलर यस सर सेट ऑफ जीन होता है ना, रेगुलर सेट ऑफ जीन्स, वो होता है यूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी में ये होता है कि जीन या कम हो जाती है या क्रोमोसोम या कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, उसको एनयूप्लॉइडी कहते हैं। उसके नतीजे में आपने टर्नर, क्लाइनफेल्टर और डाउन सिंड्रोम वगैरह पढ़े थे, नॉन उसकी वजह से भी कह रहा है कि कैंसर हो सकता है। तो म्यूटेशंस, अच्छा आप लोग ना, अब चूंकि मैं ही पढ़ रहा हूँ तो गली वगैरह से आवाजें आ सकती हैं, तो माइक बंद कर दे फलाना, आप माइक बंद कर दें। हाँ जी, म्यूटेशंस लीडिंग टू इंक्रीज्ड सेल डिवीजन, उसमें वायरस की इन्फेक्शन भी हो सकती है, वायरस अपनी जीन ऐड कर देता है। तो इसमें एक मिनट, ये अच्छा आईडी मैंने सेंड किया है, तो एक बच्चा कह रहा है ये इनवैलिड आईडी है, नबील इब्ने अमीन जो है। चले बहरल आईडी वैलिड है, लेकिन आप लोग मेरी बात सुने, मैं साथ साथ ना ज़रा उसको ऐड कर लूँ। तो ये मैंने ना इसको ज़रा मिनिमाइज किया है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि जो वायरस है ना, उसका काम भी ये होगा कि उसने क्या करना है कि उसने रेगुलेटरी जीन की अपस्ट्रीम साइड पर ऐड कर देनी है एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। वो जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगी ना, उसने उस जीन को एक्टिवेट कर देना, उसके लिए समझ लें कि प्रोमोटर का काम करना है उसने। जब उसने प्रोमोटर का काम करना है ना, तो उस वक्त क्या होगा कि उसने उस जीन को जो एक्चुअली स्विच ऑफ थी उसको उसने स्विच ऑन कर देना। जब वो स्विच ऑन होगी तो उसके नतीजे में वो जीन जो है ना अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगी, जो कि एक प्रोटीन हो सकती है। वो प्रोटीन क्या कर सकती है, वो प्रोटीन उस जीन के प्रोडक्ट के नतीजे में ये जो प्रोटीन बनी है वो हो सकता है सेल डिवीजन दोबारा शुरू करा दे, जबकि वो सेल डिवाइड नहीं करना चाहिए। बॉडी का प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स ये कहता है कि सेल डिवाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन वो डिवाइड करना शुरू कर दे। इस तरह के मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। तो चलें,
अभी देखें कि ये जो डायग्राम है, ये मैं अब दोबारा ज़रा एनलार्ज करता हूँ इस डायग्राम को। एक मिनट। इसमें लेफ्ट राइट साइड पर देखें कि सेल में म्यूटेशन ने ट्यूमर सुप्रेसर जीन एक होती है जो ट्यूमर जो है को बनने से रोकती है, उस जीन को क्या किया, इनएक्टिवेट कर दिया। यानी कि ट्यूमर बनने से रुकनी थी, उसकी बजाय अब ट्यूमर शुरू हो जाएगी, सेल्स तेजी से प्रोलिफरेट करेंगे और म्यूटेशन जो है उसने डीएनए रिपेयर जीन को अगर फर्ज करें इनएक्टिवेट कर दिया तो डीएनए रिपेयर भी नहीं होना। म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन क्रिएट्स एन ऑन्कोजीन, ये सारी कंडीशन लिखी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कि या तो ये हुआ कि वो जीन जो ट्यूमर बनने से रोकती है वो जीन इनएक्टिवेट हो जाए, तब भी सेल की जाना डिवीजन शुरू हो जाएगी। वो म्यूटेशन जो डीएनए रिपेयर को रोकती है, ठीक है, वो इनएक्टिवेट हो जाए तो डीएनए रिपेयर होना रुक जाए। डीएनए रिपेयर करती है उसको मतलब रोक देना हमने, डीएनए रिपेयर नहीं होगा मेरा मतलब। फिर एक प्रोटो ऑन्कोजीन होती है, वो ऑन्कोजीन प्रोड्यूस करती है। प्रोटो ऑन्कोजीन का क्या था, ये नॉर्मल जीन है लेकिन ये ऑन्कोजीन बन जाएगी कब, जब ये माइक बंद कर दें, जो बच्चा अभी ऐड हुआ है ना, माइक बंद कर दो। तो प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो एक नॉर्मल रेगुलेटरी जीन होती है जो ऑन्कोजीन बन जाएगी, मुराद है वो रेगुलेट नहीं कर पाएगी। तो म्यूटेशन जो है वो इनएक्टिवेट कर सकती है ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स को। उसके नतीजे में, इन सब बातों के नतीजे में या इनमें से कोई एक बात भी अगर हो जाए तो नतीजा ये निकलता है कि बॉडी में कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है, ट्यूमर जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। एक सेकेंड। तो इसमें ये देखें डीएनए डैमेज आपका, ये जो उस्मान साहब आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं ना उसमें पूरा टॉपिक है डीएनए डैमेज का, ठीक है। तो डीएनए डैमेज जो है ना ये कैंसर का प्राइमरी काज हो सकता है। उसमें थायमिन डाइमर्स के बनने का भी जिक्र आता है कि थायमिन आपस में जुड़ जाती है। डीएनए का स्ट्रैंड कहीं से ब्रेक भी हो सकता है, अब वो विद इन दी जीन हो सकता है, आउटसाइड दी जीन हो सकता है, अपस्ट्रीम साइड पर हो सकता है, डाउनस्ट्रीम साइड पर हो सकता है। अपस्ट्रीम मैंने बताया 5 प्राइम सिरे को कहते हैं, डाउनस्ट्रीम मैंने बताया कि 3 प्राइम सिरे वाली साइड से आगे वाले हिस्से को कहते हैं जीन के अंदर। तो डीएनए कहीं से भी डैमेज हो तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ह्यूमन सेल जाना उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, सेलुलर प्रोसेसेस रेगुलर नहीं रहेंगे। अच्छा, तो उसके बाद देखें सेल साइकिल में कहाँ कहाँ चेक पॉइंट्स हैं। सेल साइकिल आपको बताएंगे ना, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में आगे बताया G1S G2 फेज है और एम फेज होती है माइटोटिक या मेयोटिक, उसको कहते हैं। तो डीएनए डैमेज के यहाँ कुछ चेक पॉइंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। ये देखें, ये जो दरमियान में सर्कल बना हुआ उसमें आप अपर राइट साइड पर देखिए G1 लिखा हो, G1 के बाद नीचे को है S, फिर G2, फिर M फेज। M होती है सेल डिवीजन की फेज। चलें, ये वैसे तारफ करा रहा था। अब आप लेफ्ट साइड पर देखिए जरा, इसमें ये देखें कि सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो माइटोटिक स्पिंडल पर जुड़े हुए हैं। जब वो अलहदा हुए हैं टीलोफेज तक तो उस वक्त जीन्स जो है ना हो सकता है इक्वली डिवाइड ना हो। या इधर देखें राइट साइड पर न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस है। इन सब में किसी भी जगह पर डिस्टरबेंस आ सकती है, उसमें उन्होंने रेड कलर की पट्टियां बनाई हुई। आप रेड कलर की पट्टी को सबसे पहले देखिए राइट साइड पर, राइट साइड पर दायरे के ऊपर रेड कलर की पट्टी बनी हुई है ना, उस पर लिखा है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। कब, जब G1 से S फेज आ रही है। G1 फेज क्या होती है, G1 फेज पोस्ट माइटोटिक फेज कहलाती है, माइटोसिस के बाद वाली फेज कहलाती है। देखिए M के बाद बनी हुई है ना, इसलिए इसमें सेल थोड़ा सा साइज में ग्रो करता है, नए एंजाइम बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, आगे रेप्लिकेशन शुरू होनी होती है, रेप्लिकेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो भी बनाता है G1 में। उस लेवल पर आकर म्यूटेशन हो सकती है, वो एंजाइम प्रॉपर ना बने, एंजाइम की जीन में म्यूटेशन होगी थी। डीएनए रेप्लिकेशन वाली स्टेज पर देखो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, जब डीएनए की कापियां तैयार हो रही हैं इस लेवल पर अगर एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट शुआएं पड़ जाए तो डीएनए डैमेज हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए G2 फेज है, उसमें डीएनए डैमेज का चेक पॉइंट बना, ये डीएनए रेप्लिकेशन का चेक पॉइंट है। G2 फेज में मजीद जो है ना सेल जो है ना प्रोटीन तैयार कर रहे होते हैं जो आगे M फेज में यूटिलाइज होनी होती है। तो वहाँ यस सर।
ये एक एंटी फेज चेक पॉइंट बना हुआ है जो फेजेस के एंड पर उन्होंने दिखाया। G1 G2 G1 S G2 ये सारे थे इंटरफेस। आगे एम फेज शुरू होने लगी है, उस स्टेज पर भी कह रहा है कि डीएनए जो है ना वो अल्टर हो सकता है। डीएनए डैमेज की क्या रीजंस हो सकती हैं? एक है अंदरूनी, एक है बैरूनी। बैरूनी रीजंस में मैंने शुआएं वगैरह बताई हैं, एक्सरेज वगैरह, वो एक्सोजेनिक एजेंट होंगे, एंडोजेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्सोजिनस एजेंट्स जो हैं हाँ बाहर से यानी कि आएंगे, जिसमें यानी कि तंबाकू का जो सिगरेट में इस्तेमाल करते हैं उसका धुआं हो सकता है, वो डीएनए डैमेज काज कर सकता है। शुआओं की वजह से, अल्ट्रावायलेट शुआएं हैं उनकी वजह से हो सकता है डीएनए डैमेज। और एंडोजिनस एजेंट्स में देखें, इसमें मतलब अंदर ही मौजूद हो, मैक्रोफेजेस है या न्यूट्रोफिल्स है जो एक इन्फ्लेम्ड हालत में मौजूद है। क्या मतलब है? मुराद ये है कि हमारी टिश्यूज में ना सोजिश हो गई है बैक्टीरिया या वायरस के आने से, उनके खिलाफ आपको पता है इम्यूनिटी में सबसे पहला जो बचाव है ना मैक्रोफेजेस ने करना होता है। मैक्रोफेजेस का पूरा नाम है टिश्यू मैक्रोफेजेस, और न्यूट्रोफिल्स हैं। ये इन्फ्लेम्ड सिचुएशन में जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये आरओएस पैदा करते हैं। आरओएस कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। आपको पता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो स्टेबल होती है, लेकिन इन इन सेल्स में आर्जी तौर पर एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है जो कि पैराक्सीसोम में स्टोर होती है। पैराक्सीसोम आपने पढ़ा हुआ। तो उस सूरत में वो क्या करती है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है ना वो डीएनए को डैमेज कर सकती है। वो डीएनए के स्ट्रैंड्स के साथ रिएक्शन करके उनको तोड़ सकती है और जगह जगह ऑक्सीजन ऐड होकर उसकी फिजिकल जो सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर सकती है। तो उसके नतीजे में भी ट्यूमरीजेनेसिस हो सकता है। मुराद है डीएनए में ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से ऐसी तब्दीली आ गई है कि ऑक्सीजन अब डीएनए को कुछ और ही बना चुकी है, ऑक्सीडाइज कर चुकी है, ठीक है। इसके अलावा देखें जो बाइल एसिड्स होते हैं, आपको तो बाइल जूस क्या होता है, गाल ब्लैडर से निकलता है। उसमें एक तो हीम डिग्रेडेशन पाथवे की चीजें होती हैं। हीम डिग्रेडेशन पाथवे क्या होता है? 120 दिन बाद रेड ब्लड सेल जब जाकर जिगर में टूटते हैं ना, तो उसमें हीमोग्लोबिन दो हिस्से हो जाते हैं, हीम लैदा और ग्लोबिन लैदा। ये जो हीम है ना, इसका एक पाथवे चलता है हीम डिग्रेडेशन पाथवे। उसमें बाइलीरुबिन, बाइलीवर्डिन, फुकोजेंथिन कई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। उनमें से जो बाइलीरुबिन है ना, ये बाइल जूस के साथ आ जाता है गाल ब्लैडर के रास्ते से छोटी आंत में, वो फिर फिसिस के साथ भी जाता है, इसका असर यूरिन में भी आ सकता है। अच्छा, वो जो बाइल जूस है ना उसमें बाइल एसिड्स भी होते हैं। जब वो पहुंचते हैं ना कोलोन में, बड़ी आंत के हिस्से में, यानी कि जो ह्यूमन ने डाइट खाई होती है, तो वो बाइल एसिड्स भी जो है ना वो कोलोन की जो दीवारें होती है ना, बड़ी आंत की कोलोन वाले हिस्से की दीवारें, उनमें कैंसर काज कर सकते हैं, जिसको कोलोन कैंसर कहेंगे। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल रीजन बता दिया उसने अंदरूनी तौर पर। तो डीएनए रिपेयर में यानी कि जो डेफिशिएंसी है कि डीएनए रिपेयर, आपको पता है आम हालात में हमारी बॉडी में डीएनए पॉलीमरेजेस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो डीएनए रिपेयर खुद ही कर लेते हैं। अगर डीएनए डैमेज हो भी गया तो उसको रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर डीएनए रिपेयर के एंजाइम्स में म्यूटेशन हो गई है, तो नतीजा क्या होगा? डीएनए रिपेयर नहीं होगा। तो डीएनए रिपेयर ना होने का दूसरा मतलब है कि कोई ना कोई म्यूटेशन जरूर होगी, और उसका अगला मतलब है कि कैंसर होने के चांस बढ़ गए। ओके, मसलन कहता है कि इंडिविजुअल्स विद इन एन इनहेरिटेड इम्पेयरमेंट है इन एनी ऑफ 34 डीएनए रिपेयर, ठीक है ना, मुख्तलिफ टाइप्स हैं डीएनए रिपेयर की, उनको कैंसर डेवलप हो सकता है। तकरीबन 100% लाइफ टाइम चांस है कि कैंसर डेवलप हो जाएगा। इसकी ज़्यादा अच्छी तफसील ना, ये जो आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं ना छठे सेमेस्टर में, कुछ उसमें है, कुछ पाँचवें सेमेस्टर में सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी ना, वो पहले मेरे पास होते थे कोर्सेज, उनमें ये तफसील है। चलें अब आप ये देखें ज़रा, ये फिर एक फ्लो शीट है। आप कहीं से भी शुरू कर लें, मसलन राइट साइड से शुरू कर लें, सबसे ऊपर राइट अपर राइट साइड पर देखिए। एक्सोजिनस एजेंट्स हैं, धुआं, शुआएं, रेडिएशंस, मेटल्स हैं, वायरसेस हो सकते हैं, ये सारे या कुछ जीनोटॉक्सिन्स हैं जो डीएनए बेस्ड टॉक्सिन्स होते हैं। एंडोजिनस एजेंट्स हो सकते हैं, आप अपर लेफ्ट साइड पर देखें, डाइट रिलेटेड है, मसलन बाइल एसिड्स का मैंने बताया था, मैक्रोफेजेस का भी पढ़ा है अभी, न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है ना।
और प्रोड्यूस्ड ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, RNS रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज। ये मैं लेक्चर कार्ड भी कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा, अगर मैंने एब्रिविएशन नहीं ना पूरा लिखा तो वो आप सुनकर देख लीजिएगा। अच्छा, DNA डैमेज कहेंगे ये दोनों तरह के एजेंट्स। उसके नतीजे में चेंजेस कौन सी आई हैं, ये दूसरी पट्टी देखो, DNA डैमेज के नीचे जो सारी पट्टी चल रही है, इसमें लेफ्ट से राइट साइड पर देख लो, जर्म लाइन म्यूटेशन हुई, यानी कि स्पर्म और एग के अंदर चेंजेस आ गई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर म्यूटेशन आ गई, तो वो अगली नस्ल तक भी मुंतकिल होंगी, जर्म लाइन म्यूटेशन। उसमें DNA रिपेयर जीन में भी मसला हो सकता था। दरमियान में देखो एपिजेनेटिक अल्टरेशन, अगर एक बंदे को कैंसर है, जरूरी नहीं कि उसकी औलाद को भी कैंसर हो, उसकी वजह यह है कि औलाद को कैंसर खासतौर पर उस सूरत में मुंतकिल होगा अगर वो स्पर्म और एग में असर आएगा। चलें, एपिजेनेटिक अल्टरेशन देखें, जिसमें मेगा इंटरफेयरिंग RNA है, CPG आइलैंड्स हैं, ये अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ी है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि C और G जो है ना वो हैं क्या नाम है उसका, न्यूक्लियोटाइड्स है, और P जो है वो फास्फेट है, ठीक है ना। ये CPG आइलैंड मिथाइलेशन इसे हम कहते हैं। इसमें मैं वैसे हिंट दे देता हूँ कि जो DNA होता है ना, उसके अंदर मिथाइल ग्रुप जगह जगह लग जाए ना तो वो DNA अल्टर हो जाता है। आप लोग मेरी बात को अच्छा समझने के लिए भला क्या करना, जब ये लेक्चर खत्म होगा ना तो गूगल पर साइटोसिन और थाइमीन और यूरासिल की स्ट्रक्चर्स देखना, ठीक है। आपको होता है ना एडिनिन और गवानीन, तो प्यूरिन है ना, दो दो रिंग होती है इनके अंदर, लेकिन जो साइटोसिन थाइमीन और यूरासिल है ना, ये पायरिमिडीन, इनमें एक एक रिंग है। तो इसमें आप ना थाइमीन और यूरासिल को कंपेयर करना, आपको मिथाइल ग्रुप का फर्क नजर आएगा। चलें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये बहरहाल टॉपिक सारे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के हैं, इनकी मैं तफसील नहीं बता सकता, मतलब टाइम नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। या हिस्टोन मॉडिफाई हो गई है, हिस्टोन पता ना कि DNA के साथ वो प्रोटीन जो क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग कराकर क्रोमोसोम वगैरह बनाने में मदद देती है वो, ठीक है। या क्रोमेटिन लेवल पर रीमॉडलिंग हो गई है, तो उसमें भी DNA रिपेयर जीन्स का रोल होता है, लेकिन वो DNA रिपेयर जीन्स जो है ना, उनकी डेफिशिएंसी हो गई। क्या मतलब है, DNA रिपेयर जीन्स में म्यूटेशन हो गई है तो DNA रिपेयर नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आखिरी पट्टी देखो DNA डैमेज के एन नीचे राइट साइड पर जो एपिजेनेटिक अल्टरेशन, सोमैटिक म्यूटेशन, और इस तरफ क्या लिखा था एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर, जर्म लाइन म्यूटेशन, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगी, लेकिन एपिजेनेटिक अल्टरेशन के साथ लिखा है सोमैटिक म्यूटेशन, ये बॉडी में चेंजेस आती है, ठीक है। उसके बाद इसका एरो नीचे आकर टच कर रहा है सोमैटिक म्यूटेशन और एपिजेनेटिक अल्टरेशन से। अच्छा, सेंटर में आ जाए जरा, सेंटर में जो सेंटर में DNA डैमेज के नीचे रेड कलर का और उससे भी नीचे एक बॉक्स लिखा है ना, DNA रिपेयर की डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा, हो गई, फिर ये होगा कि अनरिपेयर्ड DNA डैमेज की तादाद बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। नतीजा क्या होगा, बहुत सारी सोमैटिक म्यूटेशन हो जाएंगी और एपिजेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे। उसके नतीजे में क्या होगा कि मल्टीपल जो है ना म्यूटेशन जो है ना वो मिलकर कैंसर की तरफ ले जाएंगे। बहरहाल इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं 5वें 6ठे सेमेस्टर में सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बताता होता हूँ, लिहाजा आपको पता होनी चाहिए, सर ने पढ़ाया हुआ आपको कोर्स। तो फील्ड इफेक्ट्स की कंट्रीब्यूशन, यानी कि फील्ड कंक्रीटाइजेशन जो है, ये 1953 में पहली दफ़ा यूज़ किया गया था। तो यहाँ इन्होंने फील्ड के लिए ना जो वजाहत है ना वो थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो इसमें जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है ना, उनके बारे में ये लफ्ज़ बोला गया। तो इसमें क्या होता है कि प्री मेलिग्नेंट टिश्यू का जिक्र है। मेलिग्नेंट टिश्यू वो होती है जो ग्रो करती चली जाएगी, वो ट्यूमर रुकेगी नहीं। प्री मेलिग्नेंट का मतलब है कि अभी वो लाइकली है कि वो कैंसर अराइज कर लेगी और ग्रो कर रही है, उसको हम कहते हैं उस टिश्यू में, यानी कि ये लफ्ज़ बोला जाता है फील्ड डिफेक्ट का, जिसमें एपिथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं। जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, जिसको जेनेटिक इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं या जीनोमिक इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन रेट कुदरती तौर पर उसका बड़ा हाई है इत्फाकन किसी वजह से, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंसेस, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स चेंज हो सकती हैं, या हो सकता है एनियोप्लाइडी हो जाए, अभी बताया मैंने एनियोप्लाइडी क्या होता है। ऑन्कोजेनेटिक जीनिक जो वायरसेस हैं, ये एक और वजह आ गई। शायद अभी तक आपके जहन में ये तस्वर हो या किसी बच्चे को हो सकता पता हो
कि कैंसर का हम म्यूटेशन वगैरह रीजन पढ़ते रहे, म्यूटेशन ही है, लेकिन वो म्यूटेशन वायरस की वजह से भी हो सकती है। ऐसे वायरसेस को ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं या ऑन्को वायरसेस भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी दो ग्रुप्स आ गए, एक डीएनए ट्यूमर वायरस है, एक आरएनए ट्यूमर वायरस है। जनरलाइजेशन अबाउट वायरल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें यह है कि जो वायरल आरएनए होता है ना, वो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करता है, उसका ये प्रिंसिपल है, ठीक है। काम करने का तरीका ये है कि वो ऑन्कोजीन को जाकर एक्टिवेट कर दे। जिस तरह आप लोगों ने एड्स का वायरस पढ़ा है, ठीक है, लेकिन वो अंकों में नहीं आता, लेकिन है वो रेट्रोवायरस, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो रेट्रोवायरसेस में आगे कैटेगरी होती है आंकोवायरसेस, ठीक है, वो बहरहाल वायरोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे। चलें, लेकिन जो डीएनए वायरसेस है उनका तरीका क्या है, वो ट्यूमर सुप्रेसिंग जीन को रोक देते हैं। ट्यूमर सुप्रेसिंग जीन क्या थी, जो अब ट्यूमर नहीं बनने देगी। डीएनए वायरस क्या करेगा, उस ट्यूमर ना बनने देने वाली जीन को इनएक्टिवेट कर देगा, लिहाजा वो ट्यूमर बनने से अब नहीं रोक पाएगी, तो ट्यूमर बनेगी। ये तरीके का फर्क है थोड़ा सा। अच्छा लें जी, डीएनए ट्यूमर वायरसेस जो है ना, ये वायरसेस है जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, ठीक है। एडिनो वायरस आ गए, इसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस आ गए, ठीक है ना, पेपिलोमा वायरस आ गए, पोलियोमा वायरस आ गए, ठीक है ना, पॉक्स वायरसेस आ गए, ठीक है। उसमें सेल साइकिल ऑफ आ गया अब डीएनए ट्यूमर वायरस। जो डीएनए ट्यूमर वायरसेस है ना, इनमें डीएनए ट्यूमर वायरसेस दो किस्म के हमें नजर आते हैं। कुछ परमिसिव होते हैं, जो वायरल एप्लीकेशन करते हैं तो सेल लाइसिस भी होता है और सेल डेथ भी होती है, इन जो इनका होस्ट सेल होगा वो मर जाएगा। नॉन परमिसिव सेल्स हैं, ठीक है। जो नॉन परमिसिव सेल्स हैं, एक मिनट, इनमें देखें कि जो वायरल डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाता है, ये अब आखिरी 10 मिनट चल रहे हैं, एक मिनट, डिफरेंट साइट्स पर। जिस तरह आपने देखा होगा एड्स का वायरस का डीएनए वो क्रोमोसोम में ऐड हो जाता है, इस तरह तो हमारे क्रोमोसोम में ऐड हो जाती है। तो इसके बाद ये जब डीएनए के क्रोमोसोम में ऐड हो जाए, हाँ सेल के, तो इन्होंने बाइंडिंग प्रोटीन्स और मतलब बनानी है, और उसकी वजह से सेल ग्रोथ रुक सकती है। या रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, जिसका P53 है, इसका बड़ा मशहूर कैंसर है। P53 एक प्रोटीन है जो रेगुलेट करती है सेल डिवीजन, और अगर ये अब नॉर्मल हो जाए ना, तो सेल डिवाइड दोबारा करना शुरू कर देता है, जो कि हमारे प्रोग्राम ऑफ बॉडी इवेंट्स के खिलाफ होते हैं। तो डीएनए जो ट्यूमर वायरसेस हैं उसमें देखें, डीएनए जीनोम है, उसमें आप देखें कि जो होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो मैसेंजर आरएनए बनवा रहा है, होस्ट के एंजाइम ने उसकी प्रोटीन बना दी, वो प्रोटीन वायरस यूज करेगा। क्यों, वो जो डीएनए है वो वायरस का था, लेकिन मशीनरी, होस्ट आरएनए पॉलीमरेज, होस्ट एंजाइम, वो सारे हमारे यूज हुए, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ी होगी। इसी तरह एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें वायरस इन्वॉल्व होता है, वो डीएनए को ट्रांसफर करता है, मुंतकिल करता है, लेकिन बहरहाल उनकी यहाँ कोई तफसील वगैरह नहीं है। अच्छा ये तफसील समझ लेना, डीएनए वायरस का लॉजिकल देखें जरा, डायग्राम जो लेफ्ट साइड पर बनी है ये जल्दी से समझ लें। वायरस है, उसका डीएनए बाहर कोट है प्रोटीन का बना हुआ, तो सेल के अंदर गया तो सिर्फ क्या गया, डीएनए। आर और जो उसकी प्रोटीन है वो सेल के अंदर एंटर होते ही बिखर गई, टूट गया, उसका कैप्सोमियर्स अलग अलग हो गए। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकती है, रेप्लिकेशन भी हो सकती है, उसके लिए एंजाइम सारे सेल के यूज होंगे, हमारे सेल के। रेप्लिकेशन हुई तो डीएनए की कापियां तैयार हुई, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुई तो उससे प्रोटीन बनी। वो जो प्रोटीन बनी है वो कोड प्रोटीन्स हैं, वो दोबारा एंड पर असेंबली करेंगे, जिस तरह स्कूलों में असेंबली होती है ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, असेंबल कहते हैं इकट्ठे होना। फिर तराना लब पे आती है, तो तकरीर वगैरह, नात शरीफ, और बहरहाल तो असेंबली होगी। असेंबली के नतीजे में जो डीएनए है उसके इर्द गिर्द प्रोटीन कोड बन जाएगा, और दोबारा नए वायरस बनकर बाहर भी निकल गए। उन्होंने एस की शक्ल का पर्पल कलर का अंदर डीएनए दिखाया। एस जरूरी नहीं है, आप बी भी लिख सकते हैं, बी का मतलब है बशीरा। अच्छा, और इधर राइट साइड पर देखें SV40 वायरस का जो जीनोम है ना वो दिखाया हुआ, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग वायरसेस होते हैं। इसमें देखें, जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ, ये जो पट्टियां बनी हुई हैं राइट साइड पर देखें जरा, पहली पट्टी में जो जीन दिखाई गई ना होस्ट सेल डीएनए, वो इनएक्टिव था, उसकी 5 प्राइम साइड पर यानी कि राइट लेफ्ट साइड पर SV40 डीएनए ऐड हो गया, और उसने क्या करना है, उसने फिर जीन को एक्टिवेट करके म्यूटेशन शुरू करा देनी है, कैंसर शुरू करा देना है।
और ये वो तरीका है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑन्कोवायरस अपना डीएनए सीक्वेंस हमारे होस्ट सेल के डीएनए की 5 प्राइम साइड पर ऐड कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो जीन एक्टिवेट हो जाती है। चलें ये देखें जरा, इसमें लेफ्ट से राइट साइड पर हम चलते हैं। इन्होंने बल्कि ना ऊपर से शुरू किया, वो सबसे ऊपर देखिए 1 लिखा हुआ नीले रंग। चलो इसमें ये पेपोवा वायरस है, विरियन जो कंप्लीट होता है, वायरस और विरियन, विरियन कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस को कहते हैं, ठीक है। और ये देखें कैप्सिड उसमें नजर आ रहा है, अंदर डीएनए है, वो आकर होस्ट सेल से लेफ्ट राइट साइड पर देखें अटैच हुआ, दूसरे में देखें वो अंदर पेनिट्रेट कर गया, तीसरे स्टेप में देखें वो जाकर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वगैरह कराएगा, एंजाइम बनेंगे, फिर देखें ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद मजीद जब चलेगी न्यूक्लियस से वो अलहदा निकल के बाहर आ गया, 5वें नंबर पर देखें ट्रांसलेशन होगी और उसके बाद क्या होगा कि पैकिंग हो जाएगी और वायरस आखिरकार बाद में रिलीज हो जाएगी। लेकिन आपने देखा ये जो तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है और 5वां स्टेप है, यहाँ कुछ लफ्ज है, लेट ट्रांसक्रिप्शन लेट ट्रांसलेशन। वजह यह है कि अगर हमारा होस्ट सेल अगर थोड़ा बहुत इम्यून है किसी वायरस के खिलाफ या थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस देता है तो उसका नतीजा क्या होगा कि ये इतनी तेज़ी से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं कर सकेगा। आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैं, ये खासतौर पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और इसमें मिसालें अल्फा रेट्रोवायरस है, डेल्टा रेट्रोवायरस है, गैमा रेट्रोवायरस है, रेट्रोविरिडी फैमिली है पूरी, फ्लेविविरिडी है, ठीक है। रेट्रोविरिडी देखें इसमें मतलब आप देखें ये एनवेल्प्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। इनका जो एनवेल्प है ना ये होस्ट डिराइव्ड होता है, अपना जाती नहीं होता, जिस होस्ट में ये मौजूद होते हैं उसका लिया होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन में तो लिपिड भी होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना का वायरस, इसकी जो सबसे बाहर वाली तह है ना वो होस्ट डिराइव्ड मेम्ब्रेन है, लिपिड की बनी हुई। साबुन से हाथ धोएं या अल्कोहल इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर में अल्कोहल होती है, तो वो एनवेल्प टूट जाता है और वायरस को किल करना आसान हो जाता है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आप साबुन से हाथ धोएं या फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल करें जिसमें अल्कोहल होती है। तो वो जो एनवेल्प होता है वो होस्ट डिराइव्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं जो डीएनए बनाकर फिर रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से पहले आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं अपना, उसको फिर यूटिलाइज करते हैं। तो इम्यून सिस्टम के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम भी पैदा कर सकते हैं। एड्स का तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा वैसे तारफ हो रहा है। एड्स में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम का नुमाइंदा सेल है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, वही बेचारा या ना शिकार हो जाता है वायरस के हाथों। तो आरएनए ट्यूमर वायरसेस में तरतीब देखें, वायरल जिनोम है, वायरल जिनोम जो है ना वो इंटीग्रेट होगा जाकर आगे हमारे डीएनए के अंदर, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसने वायरल डीएनए बनाया आरएनए से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हुआ, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो अगला होगा होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज 2, वो क्या करेगा, दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ, वो वायरल डीएनए से दोबारा उसके आरएनए बनाएगा। पहले आकर वायरस ने अपने आरएनए से डीएनए बना लिया, बन गया, ठीक है। आगे क्या होगा, उस वायरल डीएनए ने अपनी ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए, उससे मैसेंजर आरएनए के जरिए प्रोटीन, और वो प्रोटीन वायरस के काम आएगी, ये पूरा प्रोसेस चला देना। तो ये तो पहले वाली बात है जो पहले पढ़ी है। अभी आरएनए ट्यूमर वायरसेस का जो लाइफ साइकिल है वो फिर ये वही बात आ गई, ये सारी जो डायग्राम दिखाई है वही है सारी। ये देखें एक रेट्रोवायरस दिखाया गया, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड 2 आरएनए मौजूद है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये आपस में डुप्लीकेट नहीं बना रहे होते, डुप्लेक्स नहीं बना रहे होते, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री नहीं है, एक दूसरे की कॉपी हैं। इनको वायरल आरएनए कहते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहें, इनमें बड़ा फर्क है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं है बल्कि सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स हैं और तादाद में 2 हैं, आपस में डुप्लेक्स नहीं बना रहे। ये पर्पल रंग का जो छोटा सा साथ मॉलिक्यूल जोड़ा हुआ आरएनए के, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसके अलावा एक और एंजाइम भी होता है, ये शो करना भूल गए हैं, वो होता है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज क्या करता है, इंटीग्रेज ने बाद में इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जब आरएनए से डीएनए बनेगा ना,
तो उसको हमारे होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट कराना है, अटैच कराना है। ठीक है, चलें ये एनवेलप देखें बाहर, एनवेलप में देखें ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह शो की हुई है उन्होंने, और वो स्कैनिंग भी उसकी दिखाई हुई है थोड़ी सी, बहरहाल वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ना, उसका हम रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ज़रा जल्दी से हाज़िरी ले लूँ, और दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है और उसको स्क्रीनशॉट लेना आता है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि ये टाइम ख़त्म होने से पहले पहले ना लिया जाए इसकी तस्वीर। और आप लोग जो है ना मुझे रिमाइंड करा देना, मैं ना बुक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ इसकी। तो बच्चा तस्वीरें ले इसकी, मैंने वैसे लिया लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं आई। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है, को सारे बच्चों को बता देना यस सर।